नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विदेशी धरती पर इंडियन आर्मी के एक ऑपरेशन खुकरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद विदेशी धरती सिएरा लियोन के नागरिकों ने गोरखा राइफल के सम्मान में मोआ नदी के किनारे खुकरी वॉर मेमोरियल बनाया है। तो दोस्तों, कैसे इंडियन आर्मी ने अपनी वीरता और शौर्य का प्रमाण दिया है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल रियल फैक्ट्स विद आयशा पर। सिएरा लियोन अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर बसा एक छोटा सा देश है, जहां पर 1961 का ब्रिटिश राज था। अंग्रेजों के जाने के बाद यहां पर अलग अलग कबीलों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया और 1991 आते आते यह संघर्ष सिविल वॉर यानी गृह युद्ध का रूप ले चुका था। 30 सालों तक चले इस युद्ध में कई सारे गिरोह और आतंकवादी गिरोह उभरकर सामने आ गए थे। इनमें से सबसे खतरनाक और निर्दयी गिरोह RUF यानी रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट था। RUF ग्रुप बदनाम था लोगों की हत्या करने, रेप करने और छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके उन्हें ड्रग्स की लत लगाकर आतंकवादी बनाने के लिए। RUF का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने तब आया जब 5 जनवरी 1999 को RUF ने सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन पर हमला कर दिया। वहां पर हमला करते ही RUF के आतंकवादियों ने बड़े बूढ़ों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया, औरतों का रेप शुरू कर दिया और लोगों से भरी बिल्डिंगों को आग के हवाले कर दिया। RUF के आतंकी यहीं पर नहीं रुके, इसके साथ साथ उन्होंने छोटे बच्चों के हाथ भी काट दिए और इन छोटे बच्चों में नवजात शिशु भी शामिल थे। RUF का ये क्रूर तांडव पूरे 7 दिनों तक चला और 12 जनवरी 1999 को जाकर रुका। इस अमानवीय घटना के बाद यूनाइटेड नेशंस नींद से जागा और वहां पर इसे रोकना शुरू कर दिया। कुछ महीनों की बातचीत के बाद सिएरा लियोन की सारी प्रतिद्वंदी पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत सारे आतंकवादी ग्रोह और ग्रुप्स को अपने सारे हथियार वापस करने थे। वो सरेंडर नहीं करने वाले थे, गिरफ्तार नहीं करने वाले थे, सिर्फ अपने हथियार सौंप देने वाले थे। यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट इन सिएरा लियोन का गठन किया, यानी यूनेमसिल का गठन किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने यूनेमसिल में फौजें भेजने के लिए इंडिया से भी गुहार लगाई और भारत ने एक जिम्मेदार सदस्य की तरह अपनी फौजें भेजने का फैसला किया। इंडियन आर्मी की जिन फोर्सेस को यूनेमसिल में भेजा गया था उनमें से कुछ थी 5/8 गोरखा राइफल्स बटालियन और 14th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। इन दोनों को मिलाकर नाम दिया गया इनबैट 1। दूसरी फोर्स जो भेजी गई थी वो थी QRC यानी क्विक रिएक्शन फोर्स, जिसमें इनबैट 1 के एलिमेंट्स के साथ साथ 23rd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और 9 पैरा SF के कमांडोज भी शामिल थे। इंडियन आर्मी की यूनिट दिसंबर 1999 तक यूनेमसिल में इनवाइट हो चुकी थी और अप्रैल 2000 तक इनकी दो कंपनीज को RUF के प्रभुत्व वाले इलाकों जैसे दारू और कैलाहुन में डिप्लॉय भी किया जा चुका था। यूनाइटेड नेशंस के इस मिशन में कमांडर भी इंडियन आर्मी के ही ऑफिसर्स को चुना गया था, जिनका नाम है मेजर जनरल BK जेटली। उस टाइम में लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। जनरल जेटली की इन फोर्सेस का ऑब्जेक्टिव था RUF और बाकी के ग्रोहों से हथियार डलवाना और उनको डिसार्म करना और इसके साथ साथ सिविलियंस को सुरक्षा और मेडिकल सुविधाएं प्रदान करना। इससे पहले कि ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाता, RUF और यूनेमसिल में शामिल केनिया की फोर्सेस में झड़पें शुरू हो गईं और इसी के चलते 1 मई 2000 को दारू और कैलाहुन से लगभग 250 किलोमीटर दूर मकेनी में केनिया की फोर्सेस के ऊपर RUF ने हमला कर दिया और उनको बंदी बना लिया। कम्युनिकेशन गैप की वजह से दारू और कैलाहुन में तैनात इंडिया की इनबैट 1 के पास ये सूचना नहीं पहुंच पाई। अगले दिन इनबैट 1 के ऑफिसर्स और RUF के कमांडर्स के बीच में कैलाहुन में एक मीटिंग होने वाली थी। इस घटना से अनजान इनबैट 1 के ऑफिसर्स कमांडर्स मीटिंग करने RUF के पास पहुंचे और जैसे ही वहां पर पहुंचे उनको भी हथियार डालने पर मजबूर कर दिया, उनको भी बंदी बना लिया गया। इनबैट 1 के ऑफिसर्स के साथ साथ दारू और कैलाहुन में ही मौजूद यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स और इंडिया के 5/8 गोरखा राइफल्स के फौजियों को भी हॉस्टेज बना लिया गया। चारों तरफ से घिरे हुए रहने के बावजूद भी 5/8 गोरखा राइफल्स के फौजियों ने अपने हथियार नहीं डाले और RUF के साथ बातचीत करते रहे। कुछ दिनों की बातचीत के बाद RUF इनबैट 1 के जो ऑफिसर रैंक के फौजी थे उनको छोड़ने के लिए राजी हो गया, लेकिन अभी भी 5/8 गोरखा राइफल और यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स RUF के हॉस्टेज थे और चारों तरफ से घिरे हुए थे। हॉस्टेजेस की कुल संख्या 223 थी। भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशंस, ब्रिटेन और बाकी के देश थे जिनकी आर्मी यूनेमसिल में शामिल थी, उन सभी से बातचीत करनी शुरू कर दी और इंडिया ने आइडिया रखा मिलिट्री ऑपरेशन करने का।
यानी ऑफेंसिव करने का। यूनाइटेड नेशंस अभी इस पर सोच विचार कर ही रहा था कि तभी भारत के नेतृत्व में ब्रिटेन और बाकी के देश मिलिट्री एक्शन करने के लिए तैयार हो गए और ये ऑपरेशन 5 स्टेजेस में किया जाना था और हर स्टेज में भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा और बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दुनिया को अपनी प्रोफेशनल, कॉम्पिटेंट और करेज का लोहा मनवाने वाली थी। लेकिन इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करवाने के रास्ते में कई सारी बाधाएं थीं, जैसे कि सियरा लियोन की ज्योग्राफी, टेरेंस, हॉस्टेज कैंप की डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स इकट्ठा करने का जिम्मा सौंपा गया इंडिया की 2nd पैरा एसएफ को, यानी कि 2nd पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को। हालत इतनी ख़राब थी कि फोर्सेस के पास सियरा लियोन का ज्योग्राफिकल मैप तक अवेलेबल नहीं था। इसलिए 2nd पैरा एसएफ के कमांडोज टूरिस्ट मैप और बेस इक्विपमेंट्स के साथ वेश बदलकर आरयूएफ के कैंप में प्रवेश कर गए और उन्होंने इंटेलिजेंस इकट्ठी करनी शुरू कर दी। पैरा एसएफ के ये कमांडोज 24 घंटे सैटेलाइट फ़ोन के जरिए हेडक्वार्टर के साथ कनेक्टेड थे और सारी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को पहुंचाते रहते थे। इंडिया की 2nd पैरा एसएफ द्वारा कलेक्ट की गई इस इंटेलिजेंस की वजह से ही यह ऑपरेशन दुनिया के इतिहास का सबसे इफ़ेक्टिव और डेयरिंग कमांडो ऑपरेशन होने वाला था। 15 जुलाई को सुबह 6 बजे आरएएफ के चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने इंडिया के 80 पैरा एसएफ कमांडोज को दुश्मन की टेरिटरी में ड्रॉप कर दिया। इन कमांडोज को आसमान से हवाई कवर दिया जाना था, यानी कि हेलीकॉप्टर से फायरिंग करके इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाने वाली थी। लेकिन उस दिन मौसम ख़राब हो गया और ये हवाई कवर आधे घंटे लेट हो गया। लेकिन हमारे पैरा एसएफ कमांडोज इस वजह से रुके नहीं। उन्होंने ऑपरेशन को डिले करना ठीक नहीं समझा और वो आगे बढ़ते गए बिना कवर के। इनमें से 40 कमांडोज ने जमीला गांव पर हमला बोल दिया, वहीं 34 कमांडोज ने बंदरजुमा जंक्शन के ऊपर हमला बोलकर उनको सिक्योर कर लिया। बाकी के 6 कमांडोज ने उन हॉस्टेज कैंप्स के ऊपर हमला बोला जहां पर यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को हॉस्टेजेस बनाकर रखा गया था। यहाँ पर पैरा एसएफ ने अपने 5/8 गोरखा राइफल्स को बचाने से पहले यूनाइटेड नेशंस के जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे उनको बचाने का फैसला किया, जिससे कि दुनिया को कोई गलत मैसेज ना जाए। पैरा एसएफ के कमांडोज बिना किसी हवाई कवर के आगे बढ़ रहे थे और आरयूएफ की हैवी फायरिंग भी ले रहे थे, लेकिन रुक नहीं रहे थे और आगे बढ़ते बढ़ते कैलाहुन के टाउन सेंटर तक आखिरकार पहुंच ही गए। लगभग 9:30 बजे तक मौसम भी साफ हो गया था और इंडियन एयरफोर्स के मी-35 हेलीकॉप्टर्स ने पैरा एसएफ कमांडोज को हवाई कवर देना भी शुरू कर दिया था। वहीं 6:20 पर दारू कॉलम ने भी दारू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। दारू कॉलम में इंडिया के 18 ग्रेनेडियर के जवान मौजूद थे। 18 ग्रेनेडियर ने इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल्स और आर्टिलरी की मदद से जितने भी मेन रास्ते थे जो दारू की तरफ जाते थे या बाहर निकलते थे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और काफ़ी तेज़ स्पीड से वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन सुबह 8 बजे इंडिया के दारू कॉलम को आरयूएफ की हैवी फायरिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने इन्फेंटिव फाइटिंग व्हीकल्स से उन्होंने दुश्मन को न्यूट्रलाइज किया और आगे बढ़ते रहे और जितने भी वहां पर हॉस्टेजेस मौजूद थे उनका एयर एक्सट्रैक्शन हेलीकॉप्टर द्वारा शुरू करवा दिया। लेकिन अभी सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ऑफेंसिव बाकी था और ये था पेंडम्बू के ऊपर हमला करके उस पर कब्जा करना। पेंडम्बू में आरयूएफ का हेडक्वार्टर था जिसको चारों तरफ से आरयूएफ के आतंकवादियों ने घेरा हुआ था। इसके ऊपर आरपीजी लगी हुई थी, एलएमजीज माउंट की हुई थी और इसको एक किले की तरह बिल्कुल फोर्टिफाइड किया जा चुका था। दोपहर को लगभग 1 बजे इंडियन एयरफोर्स के मी-35 हेलीकॉप्टर्स 5 बार हेडक्वार्टर के ऊपर से गोलियां बरसाते हुए गुजरे और चंद मिनटों में जितने भी डिफेंडेंट थे उनके परखच्चे उड़ा दिए। और तभी दूसरी ओर से 18 ग्रेनेडियर और पैरा एसएफ ने हमला बोल दिया। अपने कदमों पर ही बड़ी सावधानी से वो एक घर से दूसरे घर जा रहे थे और लोकेशंस को सिक्योर कर रहे थे। पेंडम्बू का ऑपरेशन लगभग 5 घंटे चला और शाम 6 बजे तक पेंडम्बू से आरयूएफ का नामो निशान मिट चुका था। आरयूएफ के कुछ आतंकवादी मारे गए थे और जो बचे थे वो पेंडम्बू से भाग खड़े हुए थे। शाम 7:30 बजे तक इंडिया की सारी फोर्सेस पेंडम्बू में इकट्ठी हो गई थी। उन्होंने पेंडम्बू के चारों तरफ अपनी डिफेंसिव पोजीशन भी ले ली थी। इसके बाद भी आरयूएफ के कुछ कमांडोज ने जंगल की तरफ से फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन आर्मी ने उनको बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया। अगले दिन 16 जुलाई 2000 की सुबह गोरखा बटालियन ने आरयूएफ के जितने भी बंकर्स थे उनको तहस नहस कर दिया और आरयूएफ ने जहां पर जितने भी हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे उसे भी आग के हवाले कर दिया। इसके बाद लगभग सुबह 10:30 बजे इंडियन एयरफोर्स का आखिरी मी-35 हेलीकॉप्टर बचे हुए ट्रूप्स को लेकर वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, इस कमांडो ऑपरेशन को डिफेंस एनालिस्ट दुनिया के सबसे इफेक्टिव ऑपरेशन में से एक मानते हैं
और इस बात के कई कारण हैं। एक तो ये कि इतने विशालकाय ऑपरेशन में हमारी तरफ से सिर्फ एक कैजुअल्टी हुई, और दूसरा कारण यह है कि ये आज तक की RUF की सबसे बुरी हार थी। और इसके बाद यूनेमसिल की फोर्सेस को काफ़ी बूस्ट मिला और अपना काम अब सियरा लियोन में काफ़ी आसानी से कर पाते हैं। कई डिफेंस एनालिसिस का ये भी मानना है कि ये ऑपरेशन काफ़ी इकोनॉमिकली था और अमेरिका जैसे देशों को भारत से ये सीखना चाहिए कि इस तरीके के ऑपरेशंस को इकोनॉमिकली कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। उनका मानना यह है कि अगर ये सेम ऑपरेशन अमेरिका ने किया होता तो हिंदुस्तान के मुकाबले उन्होंने 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च किया होता। इस ऑपरेशन के बाद इंडियन आर्मी को सियरा लियोन के लोगों से भी काफ़ी सम्मान मिला। दारू में जहाँ भी इंडियन आर्मी मार्च करती हुई निकलती थी, उनका भव्य स्वागत किया जाता था। और ये सम्मान यही नहीं रुका, सियरा लियोन के नागरिकों ने गोरखा राइफल्स के सम्मान में मोआ नदी के किनारे पर खुकरी वॉर मेमोरियल भी बनवाया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह इंडियन आर्मी ने हर हिंदुस्तानी नागरिक का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया और दुनिया में ये मैसेज दिया कि इंडियन आर्मी है तो पॉसिबल है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जय हिंद।